Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th March 2023. 20 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ। सवाल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो जाएगी या लैप्स हो जाएंगी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के डिसॉल्व होने पर। पहला लिखा है अ बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा। सेकंड लिखा है अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा। एंड थर्ड कह रहा है ऑल पेंडिंग एश्योरेंसेज दैट आर टू बी एग्जामाइंड बाय द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ डिसॉल्व हो जाएगी, इनमें से कौन सी चीज़ लैप्स हो जाएगी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप लोग ने पढ़ा है थोड़ा बहुत अच्छे से तो मैं इसका आंसर बता दूँ। इसका करेक्ट आंसर है वन ओनली, यानी कि पहला। आप देखें कि केवल ऐसा बिल जो कि लोकसभा में पास हुआ है बट पेंडिंग है राज्यसभा में एक्सपायर होगा, अदरवाइज नीचे के जो दोनों हैं वो एक्सपायर नहीं होंगे। आई होप आप सबने सही किया होगा। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बुद्धिज्म के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बताना है। पहला लिखा है देर आर 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स इन द बुद्धिज्म, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है बुद्धिज्म रिजेक्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। तीसरा लिखा है त्रिपिटक हैव बीन रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। एंड फोर्थ डी लिखा है इन वेरियस बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज तथागत एंड शाक्य मुनि। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। बहुत ही आसान सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है सी, त्रिपिटक हैज बिन रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज लिखा है, तो ये गलत है। प्राकृत में नहीं लिखा गया है त्रिपिटक, है ना। एंड जो मेन टेक्स्ट था बुद्धा का वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला तो बिल्कुल सही है, बुद्धा के ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। एंड सेकेंड भी है कि बुद्धा रिजेक्ट्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, ये बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट डिस्क्राइबिंग द पिगोवियन टैक्सेस। पिगोवियन टैक्स क्या होता है? बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, आई होप आप लोग उसको कर पाओ। पिगोवियन टैक्स क्या होता है? ऑप्शन देखो लिखा है इट इज़ अ टैक्स प्लेस्ड ऑन एनी गुड विच क्रिएट्स निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। बी लिखा है इट इज़ अ टैक्स लेवाइड ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड है इट इज़ अ टैक्स लेविड ऑन डिजिटल एसेट्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। एंड डी इट इज़ अ टैक्स दैट अनलिस्टेड स्टार्टअप्स आर रिक्वायर्ड टू पे ऑन देयर एडिशनल अर्निंग। तो क्या है पिगोवियन टैक्स? देखो, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आपको एक नया टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसका आंसर है ए, एक ऐसा टैक्स जो कि किसी ऐसी कंपनी के ऊपर लगता है या किसी ऐसी गुड के ऊपर लगता है जो कि निगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जांपल सपोज करो थर्मल पावर प्लांट की कोई बिजली है, कोई प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट है। अब वो थर्मल पावर प्लांट जो है उससे बहुत सारा इन्वायरमेंट में कार्बन एमिशन हो रहा होगा, है ना। तो हो सकता है गवर्नमेंट कल को उसके ऊपर टैक्स लगा दे कि जो ये कार्बन एमिशन आप लोग कर रहे हो ना, इसके ऊपर ये हम टैक्स लगा रहे हैं ताकि हम उससे जो पैसा मिले उसको हम फिर क्लाइमेट उसको रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो पिगोवियन टैक्स वो टैक्स होता है जो कि उन गुड्स पे लगता है जो कि निगेटिव एक्सटर्नैलिटी, इस तरीके की चीजें क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे पीआईबी के न्यूज एनालिसिस की तरफ आते हैं। पीआईबी के भी न्यूज आइटम्स हम देख लेते हैं कल के जो भी इंपॉर्टेंट रहे हो। पहला है इंडिया और मालदीव्स ने कंडक्ट किया है 4th डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग, डीसीडी। याद रखिएगा, डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग किसके साथ किया हमने? मालदीव्स के साथ किया है। एंड इसको को चेयर किया था डिफेंस सेक्रेटरी एंड हिज मालदीवियन काउंटर पार्ट। याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मालदीव्स के भी थे वहां पे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डीसीडी याद रखिएगा, जो आपका डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग है, इट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल इंटरैक्टिव मैकेनिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। इंडिया और मालदीव्स के बीच का हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल इंटरैक्टिव मैकेनिज्म है डीसीडी, डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग बोलते हैं। एंड जो भी फ्यूचर का कोर्स ऑफ रिलेशन है वो सारा डिटरमाइन होता है बाय दीज मीटिंग्स एंड ऑल। मालदीव्स आप सबको पता है कि आइलैंड नेशन है, लोकेटेड इन द इंडियन ओशन विच इज़ इन साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया, कंपोज्ड ऑफ 26 अटोल्स। इसमें 26 अटोल्स हैं, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इसका जो कैपिटल है माले, वो लोकेटेड है काफू अटोल पे। द लोकेशन ऑफ माले इज इन काफू अटोल। काफू अटोल याद रखिएगा। एंड इससे बहुत सारे अटोल है, आरी अटोल है, बा अटोल है, लावियानी अटोल है। ये अलग अलग अटोल्स है जो कि यहाँ पे हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं आपको मैप में भी एक चीज़ दिखा दूँ।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंडिया और श्रीलंका के किस तरीके से साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये आपका ये देखो माले मालदीव्स वाला पोर्शन है। अच्छा, एक चीज़ है कि लक्षद्वीप वाला जो पोर्शन है और ये माले, इसके बीच में एक आता है 8 डिग्री चैनल। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा डिग्री चैनल आता है लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका लक्षद्वीप और मालदीव्स या माले के बीच में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको याद रखिएगा। ये अलग अलग अटोल्स हैं जो मैं आपको बता रहा था, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से नाम है, लेकिन बस ओवरऑल मैंने काफू अटोल आपको बता ही दिया। आगे मूव करते हैं अगली न्यूज़ में। पीएम मत्स्य संपदा योजना कल न्यूज़ में थी, तो मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के अंदर आती है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मतलब ये सब जो बॉडीज़ हैं, इन्होंने मिलकर इंप्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, उसकी है ये स्कीम पीएम मत्स्य संपदा योजना। एंड इट्स अ स्कीम टू ब्रिंग अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन, है ना। याद रखिएगा ये स्कीम किसके लिए है? ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए है, थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मत्स्य संपदा योजना। इट इज़ ट्राइंग टू अचीव ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। फिशरी को डेवलप करने के लिए है ये। एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2021 टू 24-25। तो 5 सालों के लिए सारे यूटीज और टेरिटरीज में, स्टेट्स एंड टेरिटरीज में लागू है। एंड दिस पीएम मत्स्य संपदा योजना इज डिजाइंड टू एड्रेस द क्रिटिकल गैप्स इन द फिशरीज वैल्यू चेन, जो फिश प्रोडक्शन से लेकर के उसके हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, मार्केटिंग, इन सब तक के बीच में जितनी भी वैल्यू चेन है, मिसिंग है, क्रिटिकल गैप्स है, उनको फिल करने के लिए स्कीम लाई गई है। इट ऑल्सो एम्स टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन, इनहांस ट्रेसेबिलिटी एंड एस्टैब्लिश अ रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। एक रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये अटेम्प्ट करती है स्कीम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो है एसटी संगमम। ये इंपॉर्टेंट है। एसटी संगमम जैसे लिखा अगर आ गया तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे क्या है ये। एक्चुअली हुआ क्या है, एसटी संगमम इज बेसिकली सौराष्ट्र तमिल संगमम। सौराष्ट्र तमिल संगमम क्यों? सौराष्ट्र रिप्रेजेंट्स गुजरात एंड तमिल, टी फॉर तमिल रिप्रेजेंट्स तमिलनाडु। तो एसटी संगमम अभी रिसेंटली हुआ है, विच हाईलाइट्स द बॉन्ड बिटवीन गुजरात एंड तमिलनाडु एंड इट इज सेलिब्रेटेड अंडर सौराष्ट्र तमिल संगमम। एंड प्राइम मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया। इट इज अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसलिए एसटी संगमम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। एसटी संगमम अगर कभी लिखा आ गया तो इट इज बेसिकली सौराष्ट्र तमिल संगमम अभी रिसेंटली हुआ है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर द बॉन्ड बिटवीन गुजरात एंड तमिलनाडु, ठीक है ना। संगम वहां से रिलेटेड है। एक न्यूज़ थी L20 ग्रुप। क्या है L20? मतलब लेबर 20। लेबर 20 ग्रुप इज एक्चुअली अ मीटिंग ऑफ द लेबर मिनिस्टर्स एंड ऑल ऑफ द G20 ग्रुप। तो G20 की जो भी लेबर मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग अभी हुई है इंडिया में ही L20 ग्रुप के अंतर्गत। तो अमृतसर पंजाब में हुई है L20। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। अब एक एंजाइम न्यूज़ में था, PIB में कल इसके बारे में आया था, लकासे। What is this lacase या lacase, जो भी आप बोले? An enzyme called lacase generated by a group of fungi has been found capable of degrading a variety of hazardous organic dye molecules that are regularly drained into water bodies after dyeing clothes in the textile industry. Now this is a very important news. lacase जो है ये कल PIB में आया था। तो ये एक ऐसा एंजाइम है विच इज बेसिकली इट इज जनरेटेड बाय फंजाई से निकलता है। एंड इट इज कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग अ वेराइटी ऑफ हजार्डस ऑर्गेनिक डाई। ये ऑर्गेनिक डाई, हजार्डस ऑर्गेनिक डाई जो है उसको डिसइंटीग्रेट या डिग्रेड करने का कैपेबिलिटी रखती है। एंड बेसिकली इट इज जैसे डाइंग इंडस्ट्री है ना, डाइंग इंडस्ट्री क्लोथ को डाई करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें जो वाटर बॉडीज में जब उसका वेस्ट जाता है तो उसको ये रिमूव कर सकता है, एक तरीके से बायो रेमिडिएशन कर सकता है ना। एक तरीके से क्या कर सकता है ये? बायो रेमिडिएशन कर सकता है। एंड लैकासे वाज नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू डिग्रेड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हेंस द साइंटिस्ट सॉ स्कोप इन यूजिंग इट टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी
टू ट्रीट द डाई एफ्लुएंट्स इमिनेटेड फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसी कारण से लकासे का यूज़ किया जा सकता है किसके लिए, एक ऐसा वो बनाने के लिए जो कि डाई इंडस्ट्री के जो एफ्लुएंट्स हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है इससे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स है जो हमने डिस्कस किए हैं। अभी आगे और मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। थोड़ा पीछे से हम आएंगे, ठीक है ना। विल कम फ्रॉम बिहाइंड नाउ इन दिस। पुतिन विजिट्स मॉरियोपोल इन फर्स्ट ट्रिप टू ऑक्यूपाइड टेरिटरी। तो एक्चुअली ये न्यूज़ ये आई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने विजिट किया यूक्रेन का जो उन्होंने एक्वायर कर लिया है पार्ट, मॉरियोपोल वाला पार्ट है, वहाँ पे जाकर के कीव वाला जो पार्ट है, एंड ये यहाँ पे उन्होंने विजिट किया। तो दैट वाज द न्यूज़ बेसिकली। एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड रेडिएशन हायर इन केरला बट नो रिस्क। अब सबसे पहला तो सवाल ये कि बैकग्राउंड रेडिएशन होता क्या है। बैकग्राउंड रेडिएशन इज दैट विच इज एमिटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज रॉक्स, सैंड और माउंटेन्स। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बैकग्राउंड रेडिएशन। अगर आपसे कोई पूछे कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, बैकग्राउंड रेडिएशन इज दैट विच इज एमिटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि रॉक्स, माउंटेन्स एंड सैंड, ये हो गया आपका, ठीक है ना। एंड केरला में पाया गया है कि वहाँ का जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो नियरली 3 times मोर है देन व्हाट्स बीन अज्यूम्ड पैन इंडिया स्टडी। मतलब पैन इंडिया में जितना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने प्राप्त किया है एवरेज, उसका 3 गुना केरला में है ना। हालांकि ये ज़रूर है कि इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हेल्थ रिस्क है या मतलब वहाँ पे रेडिएशन का कोई इम्पैक्ट है, बट रेडिएशन वहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पैन इंडिया अदर थिंग, है ना। अब रेडिएशन होता कैसे है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एलिमेंट, है ना। दैट कैन बी एनीवेयर, दैट कैन बी फाउंड एनीवेयर, एंड स्पेशली जो जो हमारी बॉडीज़ हैं इस तरीके की, वहाँ से ज़्यादा निकलता है। एंड गामा रेज आर ए काइंड ऑफ रेडिएशन दैट कैन पास अनऑब्स्ट्रक्टेड थ्रू मैटर। गामा रेज एक ऐसे रेडिएशन है जो कि अनऑब्स्ट्रक्टेड मैटर से निकलते हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली एनर्जेटिक बट दे आर हार्मलेस अंटिल दे आर प्रेजेंट इन लार्ज डोसेज। मतलब कि वैसे तो ये हार्मलेस होते हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना प्रेजेंट हो, ठीक है ना। एंड देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी लिखी है, मैं बता देता हूँ जो वैल्यूज़ लिखी थी कि पब्लिक एक्सपोजर जो है इट शुड नॉट एक्सीड 1 मिलीसीवर्ट एवरी ईयर। जो पब्लिक एक्सपोजर है वो 1 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा नहीं हो। ये मिलीसीवर्ट अगर कोई आपसे पूछे तो ये एक्चुअली मेजर है, ये यूनिट है जिसके थ्रू ये रेडिएशन को मेज़र किया जाता है। मिलीसीवर्ट या सीवर्ट अगर कोई आपसे पूछे तो, है ना। Those who work in plants or are by virtue of their occupation shouldn't be exposed to over 30 millisieverts every year। मतलब एक तो पब्लिक जो है, नॉर्मल पब्लिक एक्सपोजर वो 1 मिलीसीवर्ट से कम होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन ही उनका है, वो 30 मिलीसीवर्ट से कम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड एक स्टडी की गई थी जिसमें यहाँ पे पाया गया कि जो हमारे एवरेज नेचुरल बैकग्राउंड लेवल है गामा रेज का, वो लगभग 94 नैनोग्रे पर आर है, 94 नैनोग्रे पर आर, और रफली 0.8 मिलीसीवर्ट पर ईयर, है ना। अब ये ग्रे भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 ग्रे इज इक्विवेलेंट टू 1 सीवर्ट। 1 ग्रे इज इक्विवेलेंट टू 1 सीवर्ट, याद रखिएगा। एंड दो one unit refers to radiation emitted and the other to the biological exposure। अब सीवर्ट जो है वो रेडिएशन एमिटेड की यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपने कॉपी में कि सीवर्ट जो है वो रेडिएशन एमिटेड की यूनिट है एंड ग्रे जो है वो बायोलॉजिकल एक्सपोजर की यूनिट है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सीवर्ट रेडिएशन एमिटेड की यूनिट है एंड ग्रे बायोलॉजिकल एक्सपोजर की यूनिट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लिख सकते हैं इस न्यूज़ आइटम में से। आई होप यू विल रिमेंबर इट। अब क्यों है हायर रेडिएशन केरला में? बिकॉज ऑफ द मोनाजाइट सैंड। आप सबको पता है कि वहाँ मोनाजाइट सैंड्स हैं जो कि पाए जाते हैं, थोरियम के हाई डिपॉजिट्स हैं केरला के रीजन में, इस कारण से यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। इंक्लूड एसटी वुमेन इन हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब डीएमके के एमपी ने अर्ज किया है सेंटर से कि भैया एसटी वुमेन को भी इंक्लूड करो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। आप सबको पता होना चाहिए 2005 के अमेंडमेंट के पहले क्या होता था कि डॉटर्स को वो राइट्स नहीं मिलते थे, सक्सेशन के राइट्स नहीं मिलते थे, मतलब प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है वो नहीं दी जाती थी, केवल स्त्री धन प्रोवाइड किया जाता था ना।
एंड 2005 में ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू फिर वो डॉटर्स को भी उतना ही बराबर का अधिकार दिया गया. तो आफ्टर 2005 द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्रॉट एंड इन द पार्लियामेंट बाय रेक्टिफाइंग द स्टेटस ऑफ डॉटर्स इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली. जॉइंट हिंदू फैमिली में डॉटर्स का स्टेटस चेंज किया गया एंड इट ग्रांटेड देम इक्वल राइट्स एज दैट ऑफ सन्स. इक्वल राइट दिए गए एज दैट ऑफ सन्स एंड दिस चेंज ब्रॉट इन द एक्ट वाज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ 174th लॉ कमीशन रिपोर्ट. तो याद रखिएगा 174th लॉ कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से दिया गया एंड वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वाज अंडर दिस हिंदू लॉ, है ना. बट ऐसा है कि इसके अंदर शायद एसटी वुमेन इंक्लूडेड नहीं है. दैट इज द रीजन वाई डीएमके के जो एमपी हैं पी विल्सन, उन्होंने लिखा है यूनियन गवर्नमेंट को दैट नोटिफिकेशन मस्ट बी इशूड टू इंश्योर दैट वुमेन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इंक्लूडेड व्हेन अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ताकि वहाँ पे भी जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, जो डॉटर्स हैं ऑफ द एसटी फैमिलीज, दे ऑल्सो कैन अचीव दीज राइट्स ऑफ सक्सेशन एंड ऑल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. यहाँ पे एक न्यूज़ है, यहाँ पे वी और देम इंस्टीट्यूट करके है. तो वी देम इंस्टीट्यूट एक्चुअली क्या करता है, ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड अलग अलग रिपोर्ट्स और इंडेक्स निकालता है. जैसे कि वी देम निकालता है इस तरीके के 5 अलग अलग इंडेक्सेस निकालता है. एक है आपका द फर्स्ट वन इज द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इंडेक्स. डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इंडेक्स which measures the political decisions are made through public reasoning or emotional appeal and coercion. दूसरा है इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी इंडेक्स which examines equal access of rights and liberties. The third is the electoral democracy index. electoral democracy index क्या निकालता है, election cleanliness and lack of fraud. फिर एक है liberal democracy index which measures the protection of individual and minority rights against state tyranny. And the last one is the participatory democracy index which measures the active citizen engagement in electoral and non electoral political processes, है ना. 0 लोएस्ट वैल्यू है, 1 हाईएस्ट वैल्यू है. तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक वीदम वाले कह रहे हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो इरोड हो रही हैं वेरी सिग्निफिकेंटली. द डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इरोडिंग वेरी सिग्निफिकेंटली इन इंडिया एज पर द वीदम प्रोजेक्ट और वीदम इंस्टीट्यूट, है ना. तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल. एडिटोरियल पार्ट में आते हैं तो पहला जो एडिटोरियल हम देखेंगे वो है प्लेइंग विथ फायर, जो कि अभी रिसेंटली आप सबको पता है ब्रह्मपुरम, जो कोच्चि में एक लैंडफिल है ब्रह्मपुरम, वहाँ पे एक फायर हो गया था, है ना. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, हुआ है. और यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं समझ में. पहली प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, है ना, कि किस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेज नहीं हो पा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है एक साइट पे, उसके बाद उसको वहाँ से रिमूव नहीं किया जा रहा है. एंड ये रिमूव करना एक 2 तरीके की फेलियर को डिस्क्राइब करता है. पहला तो कोच्चि का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपरेटस है वो बहुत ज़्यादा टेन्यूअस है फॉर द अमाउंट ऑफ वेस्ट इट्स प्रोड्यूसेस. एंड द ब्रह्मपुरम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इज डिसफंक्शनल. सेकंड प्रॉब्लम है कि ब्रह्मपुरम का जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट था वो भी डिसफंक्शनल था, है ना. तो यहाँ पे एक समझना पड़ेगा हमको कि जो मतलब वेस्ट जितना जनरेट हो रहा है क्या वो मैनेज होने की कैपेबिलिटी से ज़्यादा है. तो ये चीज़ हमको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इट विल नेवर हैपन दैट कि कोई लैंडफिल है उसका वेस्ट वहाँ से रिमूव हो सके. तो सॉलिड वेस्ट बेसिकली इज द प्रॉब्लम इन दैट केस. अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि देखो वेस्ट जो होता है वो सॉलिड वेस्ट भी बायोडिग्रेडेबल भी होता है, कुछ कंपोस्ट भी हो सकता है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है. तो उसमें भी हमको प्रॉपर सेग्रीगेशन करना चाहिए, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा ऐसा है जो कि आप कंपोस्ट कर सकते हो, है ना. तो ये ऑल दीज थिंग्स आर देयर. एंड ऐसे जो वेस्ट हैं वो कहीं और नहीं जाने चाहिए. फिर उसी तरीके से आपको अलग अलग चैनल्स के थ्रू उनको कलेक्ट करके अलग अलग चैनल्स में उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए. फिर ऑथर ने यहाँ पे ये किया कि जैसे ब्रह्मपुरम में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट था वो सही चल रहा था पहले, लेकिन अभी ख़राब है. तो उसको हमको ऐसी चीज़ों को सुधारना, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो कि आपके बाद में मैनेज करेंगे, है ना, चीज़ों को, है. तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में आप फीड कर सकते हैं, उससे एनर्जी रिकवर कर सकते हैं. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो की जा सकती थी, है ना. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच ऑथर हैज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड ये आप देख लीजिएगा. अगला है तो एक यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है.
ऑथर ने यहाँ पे बात किया कि किस तरीके से इसमें एक्चुअली इस आर्टिकल को मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके अंदर एक दो समिट्स के बारे में था जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे कि 1977 का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था, है ना, जहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल का स्लोगन आया था, है ना। 1977 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी और वहाँ पे ही एक्चुअली स्लोगन आया था हेल्थ फॉर ऑल। इसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारे इंडिया में आई 1983 में, एंड हमने हेल्थ फॉर ऑल गोल को सब्सक्राइब किया बाय 2000। हमने कहा कि 2000 तक हम हेल्थ फॉर ऑल अचीव कर लेंगे। हमारे यहाँ जो फोकस रहा है स्टार्टिंग में वो एक्चुअली सेपरेटेड फोकस रहा है। हमारे यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ केयर हम अलग बोलते हैं और सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर अलग बोलते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राइमरी में हमने कभी भी मतलब ट्रीटमेंट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा प्राइमरी में इंक्लूड नहीं किया, वो हमेशा सेकेंडरी एंड टर्शरी का हिस्सा रहा। प्राइमरी में हमने ज़्यादा बेसिक केयर ही प्रोवाइड की है, सेकेंडरी एंड टर्शरी में हमने हेल्थ केयर बेसिक जहाँ पे ट्रीटमेंट एंड ये सारी पोस्ट ट्रीटमेंट का केयर है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर में है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले 1978 की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताया जो कि अल्मा आटा में हुआ था। याद रखिएगा अल्मा आटा, आप लोग के लिए सवाल छोटा सा ये है अल्मा आटा कहाँ पे है, ठीक है ना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अल्मा आटा डिक्लेरेशन बोलते हैं, अल्मा आटा 1978, इसको लिख लो आप लोग, अल्मा आटा 1978 प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट समिट है जो कि हुआ था। एंड इट मैंडेटेड ऑल द हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेसेस एंड एक्सीडेंट टू बी फ्री फॉर ऑल यूजिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज स्पेशली फॉर द पुअर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अल्मा आटा में 1978 में बोली गई थी। बट स्टिल इन इंडिया आज भी अगर आप देखें तो जो स्टेटस है वो ऐसा नहीं है कि फ्री हमने दे पाए हो। आज भी हमारे यहाँ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। हालांकि उसके लिए आयुष्मान और ये सब चीज़ें लाई गई हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट बीइंग मतलब अभी भी सही तरीके से ये लागू नहीं हुआ है। ऑथर ने कहा कि जो अगर आप देखें फिर इसके अलावा कुछ और समिट्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं उनके बारे में। लेट मी टेल यू। फिर देखो यहाँ पे लिखा ऑथर ने कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन 2011 में आया था जिसने कहा कि कंट्रीज़ को कि भैया फाइनेंस करो हेल्थ सेक्टर को टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो लोगों के जेब से निकलने वाला पैसा ना वो कम कर दो, है ना, क्योंकि लोगों को बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हो रहा है। इसके अलावा 2018 का अस्ताना डिक्लेरेशन, ये भी लिख लेना अपने कॉपी में, 2018 का अस्ताना डिक्लेरेशन है जो कॉल करता है फॉर द पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर थ्रू दो अल्कोहल, टोबैको, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल पोल्यूशन दे कंट्रीब्यूटेड बाय द कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर ओनली। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया आप पार्टनरशिप करो प्राइवेट सेक्टर के साथ और इसको यूज़ को कम करवाओ, है ना, ऑल दीज यूज शुड बी रिड्यूस एंड ऑल। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है फाइनली कि जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है उसको एक नए तरीके से नए कंसेप्ट के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी हम इसमें जब रिन्यूड प्रेशर लगाएंगे और रिन्यूड एनर्जी लगाएंगे तभी जाकर के हमको ये अचीव हो पाएगा गोल। अदरवाइज ये वही रहेगा, बातें रहेंगी और कुछ नहीं रहेगा। सो दैट इज़ इट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा आज का एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।